रत्नाकर सिंह जी, आपके डबल इंजन के जवाब में प्रबल इंजन आ गया है, जान लीजिए। वो करे अब कि हमारे पास इंजन प्रबल है, कैसे निपटिएगा? उनने भी इंजन की फोटो बनाई है होर्डिंग पे। रत्नाकर जी, देखिए अमिताभ जी, जी सबसे पहले तो मैं राज भाई के उस बात पे आना चाहता हूं जहां पे ये कह रहे थे कि ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल, इनकी विचारधारा जो है, कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि पार्टी के लीक से हटके, अगर पार्टी के लीक से हटके नहीं है तो ये राहुल गांधी को जरा समझा दे। राहुल गांधी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो लोगों से, वहां पे बैठे पत्रकारों से पूछते हैं कि आप किस जाति के हो, आप किस जाति के हो आप। वो कहते हैं देखिए इसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व है और कहीं पे भी SC ST लोग इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये राहुल गांधी के स्टेटमेंट है जो राज शर्मा जी यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं, जो राहुल गांधी के बिल्कुल अगेंस्ट कर। दूसरी चीज, जहां तक रही बात इंजन की, मैं अमिताभ जी बता दूं, पहले तो मैं कुछ आंकड़ा पेश करना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में कितनी मुख्य भूमिका और अग्रणी भूमिका निभा रही है। उस आंकड़े पे पहले मैं आना चाहता हूं। देखिए, जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना है, आज उत्तर प्रदेश पिछले 9 साल के दौरान स्वयं $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ चुका है। 2016-17 में जो 13 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी, हमारी जो GDP थी यहाँ पे, वह जो है वो आज 35 लाख करोड़ से ज्यादा बन चुकी है। प्रति व्यक्ति आय जो 45,000 रुपए हुआ करता था, आज वह 1,20,000 हो चुका है। ये है उत्तर प्रदेश में ग्रोथ का परिभाषा। और मैं एक और आंकड़ा देना चाहता हूं अमिताभ जी यहाँ पे। देखिए, ये उत्तर प्रदेश आज देश में मुख्य इंजन की भूमिका निभाने की तरफ अग्रसर है। यह जो है उत्तर प्रदेश आज देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तेजी से उभरती हुई, सबसे तेजी से उभरती हुई देश की दूसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये आंकड़े अपने आप में दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश की भूमिका कितनी महती भूमिका है एक विकसित भारत को बनाने में। तो सिर्फ लिख देने से, प्रबल इंजन लिख देने से कुछ नहीं होता है। अगर डबल इंजन की सरकार है यहाँ पे तो वो करके भी दिखा रही है। मैं एक आपको वाकया याद दिलाना चाहता हूं। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री यहाँ पे थे तो उस समय कहा जाता था कि यह सरकार जो है 3.5 मुख्यमंत्रियों की है। यह एक मुख्यमंत्री की सरकार नहीं है, 3.5 मुख्यमंत्रियों की है। एक तो मुलायम यादव मुख्यमंत्री थे, दूसरे आजम खान मुख्यमंत्री थे, तीसरे शिवपाल यादव मुख्यमंत्री थे और आधे मुख्यमंत्री बबुआ थे जो अखिलेश यादव थे। तो 3.5 मुख्यमंत्री जो है वो अखिलेश यादव की सरकार को चला रहे थे। आज तो योगी जी की विश्वसनीयता आम जनता में इतनी है कि अगर ये बिहार में जा रहे हैं जहां पे चुनाव में प्रचार करने, वहां पे वो कैंडिडेट मान ले रहा है कि 100% स्ट्राइक रेट योगी जी का है और वह चुनाव, वो कैंडिडेट जीतेगा ही जीतेगा। चाहे आप हरियाणा में ले लीजिए, चाहे महाराष्ट्र में ले लीजिए, चाहे अन्य राज्यों में जहां जहां पे योगी जी ने अपने विकास मॉडल को बताया, लोगों को समझाया और दिखाया, हर जगह उनकी स्ट्राइक रेट 100% थी। ये इंजन लिख देने से, प्रबल इंजन लिख देने से कुछ नहीं होता। ये तो साइकिल वाले हैं और एक साइकिल का पहिया जो है वो पंचर हो चुका है। MY, एक M है और दूसरा Y है, और M वाला जो पंचर है, जो वो पंचर हो चुका है और उसको अब्दुल्ला बार बार ठीक कर रहा है, पंचर ठीक। राज भाई रुकना होगा, नहीं अरे रत्नाकर जी रुकना होगा। रत्नाकर जी, क्या आप ये चाह रहे थे कि ये नारा देते प्रबल साइकिल, ऐसा चाह रहे थे क्या रत्नाकर जी? उसमें मजा नहीं आता। तुकबंदी भी तो कोई चीज है। प्रबल इंजन ये थोड़ा इसमें इको है, प्रबल साइकिल फुस बम हो जाता है यार, वो कहां टिकता। देखिए जी, देखिए अमिताभ जी, तुकबंदी से देश नहीं चलता है। और इस तरह के बैनर पोस्टर लगाने से जनता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं चुनावी लड़ना है। आप अगर
मैं आपको एक चीज बता देता हूं अमिताभ जी, कि अगर ये सही में सरकार चलाए होते तो इनके समय में दो सरकारें नहीं चलती। एक सरकार को समाजवादी पार्टी के नेता लोग चला रहे थे और पैरेलली जो है इनकी उनके दूसरे संदर्भ में कहूंगा कि डबल इंजन की सरकार इनके समय भी चल रही थी। पैरेलली जो है वह माफिया लोग चला रहे थे और वह मुख्य इंजन जो है वो माफिया लोगों के रत्नाकर भाई, ठीक ठीक, अभी रुकना होगा। मैं इस तरह सरकार चल रही ठीक है रत्नाकर भाई, रुकना। मैं दुबे जी से उत्तर दूंगा। एक बड़ा आरोप लगाया है दुबे जी, भाजपा कह रही है कि आपके पास भी डबल इंजन थे, एक तो मुख्यमंत्री और दूसरे माफिया, पूरे मिलकर सरकार चला रहे थे। लेकिन एक बात मैं कह दूं अपने अनुभव से, सपा क्या बोलेगी वो सपा दुबे जी जाने। रत्नाकर जी ने कहा कि 3.5 मुख्यमंत्री थे, कुछ लोग कहते 4.5 थे, कुछ कहते 5.5 थे, वो 2 नाम भूल गए रत्नाकर जी। मैं उस बहस में नहीं जा रहा, मैं अपने अनुभव से एक बात कहता हूं दुबे जी, क्या अब की अगर सरकार आई और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो अब की मुख्यमंत्री ही सरकार चलाएगा, बाकी कोई कुछ नहीं। अब वहां कोई नहीं रहेगा, ये जान लो। और जो लोग समाजवादी पार्टी को इस वक्त देख रहे समझ रहे, वो मेरी बात भी समझ गए होंगे। पहले वो स्थितियां रही होंगी, कुछ कुछ का अंदाज मुझे भी है, लेकिन ना अब गंगा में बहुत पानी बह गया। अब मुझे नहीं पता सरकार कौन बनाएगा, ये तो जनता बताएगी, लेकिन अब अखिलेश यादव ही नेताजी हैं आज की तारीख में, ये जान लीजिए। अखिलेश यादव ही नेताजी हैं, इसलिए अब वो संकट तो खत्म हो गया भाई। इतनी बात तो मैं कहूंगा कि कोई इधर से कुर्ता खींचे, कोई उधर से, अब कोई नहीं, अब सब सीधे सामने खड़े होंगे, वो भी 6 फीट की दूरी पर, बिल्कुल हाथ ऐसे बांध के। अब मामला बिल्कुल टाइट है और दुबे जी भी मेरी बात की गवाही देंगे। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अतिरिक्त तो कोई संबोधन नहीं है सपा में। दुबे जी गलत तो नहीं कह रहा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा कोई दूसरा संबोधन नहीं है ना दुबे जी? जोर से तो बोलो महाराज, वहां तक खबर जाएगी तो वो खुश होंगे कि हाँ चलो दुबे जी ने ठीक बोला। हाँ भैया, वो कह रहे कि आपके समय में कई लोगों का घालमेल था, एक, और दूसरा वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ भी डबल इंजन थे, एक सरकार और दूसरे माफिया, दोनों मिलके चला रहे थे सिस्टम को। दुबे जी भैया अनम्यूट कर लो, आवाज नहीं आ रही जी। हेलो जी, हाँ आवाज आ रही? आ रही भैया जी। अग्नोत्री साहब देखिए, हमने 12 से 17 में जो सरकार चलाई, निश्चित तौर पर हमारे में कुछ कमियां रही होंगी। हम बेबाक बोलते हैं, हमें ये स्वीकार करने में कहीं हिचक नहीं है। इसीलिए जनता ने आपको मौका दिया था, इसीलिए जनता के सामने जो आपने राम राज्य की परिकल्पना की थी कि हम राम राज्य देंगे, तो वो राम राज्य आज तक जनता को मिला नहीं है। ठीक है, जनता ने एक बार नहीं 2 बार आपको चांस दिया, लेकिन 2 बार भी आज तक राम राज्य कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। और शायद इस बात से आप भी हमारी बात से सहमत होंगे। अगर राम राज्य दिखाई देता तो किसी भी महिला के साथ बलात्कार नहीं होता, महिला के साथ अनहोनी नहीं होती, किसी भी बुजुर्ग आदमी को पेशाब ना पिलाई जाती। इस तरीके के एक नहीं हजारों केस डेली बनते हैं। मुझे मालूम नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी बुलडोजर के बारे में कह चुका है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है अग्नोत्री साहब, जब ये बुलडोजर को बड़ा टॉप पे रखते हैं। अरे भैया, आपको बुलडोजर तब याद आता है जब किसी के ऊपर केस हो जाता है और फिर आप दिखाते हैं बुलडोजर। उससे पहले ही पारदर्शिता अगर आप दिखा दो तो मैं आपके चैनल पर बड़े गंभीरता से कहते हैं कि सबसे ज्यादा अनाधिकृत रूप से कब्जा जी सरकारी जमीन पर भारतीय जनता लेगा। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता, अनाधिकृत रूप से कब्जा किए हुए हैं और उनके सहयोगी। लेकिन समस्या क्या है कि इनके खाने के दांत दूसरे हैं और दिखाने के दांत दूसरे हैं। जनता ने 24 में एक अच्छी तरीके से इंडिकेशन दे दिया है कि देखो, अगर नहीं सुधरे तो हम तुम्हें सड़क पे ला देंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज मैं आपको ये बोलता हूं कि 101% 27 में इन्हें जनता सड़क पर चलता न कर दे तो मैं ये टीवी मतलब प्रवक्ता के पद से रिजाइन कर दूंगा। मैं आपके चैनल पर क्लियर बोल रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा प्रवक्ता।
लेकिन 27 में हमारी सरकार आएगी और हम सरकार में इस बार दिखाएंगे कि सरकार कैसे चलाई जाती है। आपकी बात से मैं सहमत हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, वो राजनीतिक जो परिस्थितियां थी वो हो गई, लेकिन आज जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर अग्निहोत्री साहब आप भी देखेंगे और आप भी इस बात को महसूस, आपने बोल दिया है, यानी कि सब बात खत्म हो गई कि कोई की ताकत नहीं है कि वहां कोई 3.5 बोल सके या 4 बोल सके या 4.5 बोल सके। सिंगल डिसीजन हुआ करेगा, सिंगल डिसीजन, और ना वहां कोई दादागिरी करेगा और ना आपको इस तरीके के जो अभी आरोप लगाते हैं कि माफिया और वो, कहीं कोई सामने समाज के अंदर भटकता हुआ दिखाई नहीं देगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जितना मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानता हूं, उनके जानने की उसकी बेस पे मैं इस बात को कह रहा हूं। ठीक है, उस समय वो था और वो परिस्थितियां बन गई वैसी, लेकिन अब आने वाले कल में आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी जैसे दोगलापन तो नहीं लाएंगे, इतना बात हम पक्का है। जो कहेंगे वो करेंगे। रत्नाकर जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा दोगली रहा है, वो करे आपकी जैसा दोगलापन हम नहीं करेंगे। निपटो सुलझो फिर। देखिए अमिताभ जी, उस पार्टी के मुखिया को ऐसी भाषा का शब्द तो हम लोग यूं इस्तेमाल नहीं करते नॉर्मली, लेकिन उस पार्टी के मुखिया के बारे में कह रहे थे कि जितना मैं जानता हूं, अरे जितना ये देश और प्रदेश की जनता जानती है कि शाहजहां वाला कल्चर जो है वह समाजवादी पार्टी लेकर अपने पार्टी में आई है। एक उत्तराधिकारी जैसे मुगल अपने पिता को हटा करके, मार करके, जेल में बंद करके और सत्ता हथियाते थे, उसी तरह से अखिलेश यादव भी अपने पिता को जबरदस्ती हटा करके और अध्यक्ष बने भाई समाजवादी पार्टी के। क्रिकेट में कौन तो सी ये ट्रॉफी लेके आया है? क्रिकेट में कौन सा आप लोगों मैच की खेला है है? और मुगलों की है। महोदय बताइए, जनता को बताइए। अरे सुन लीजिए, किस तरीके से बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया, अभी दुबे जी कह रहे थे अमिताभ जी आईसीसी का अध्यक्ष बन गया, हमें बता दीजिए ना। माननीय खिलाने से गृह कुछ नहीं मंत्री का होता, लड़का जरा फैक्ट पे बात कर लीजिए, कैसे बीसीसीआई और आईसीसी का अध्यक्ष बन जाता है? कुछ ज्ञान हमें कहाँ पहुंच जाते हैं जनता को बीसीसीआई? बताइए, जनता को जी बताइए देखिए, महाराज। ये अभी कह रहे थे कि किस हमारे तरीके से? अंदर कुछ कमियां होंगी। चुनी हुई, मैं सुनिए, ये पिछले 8 साल सुन लीजिए, 2017 के बाद इम्पोर्टेंट बात सुन अपनी लीजिए, मैं कमियां आपको पता बता रहा नहीं हूँ। चल पाई। कोई भी व्यक्ति अगर जनता के द्वारा चुना अभी जाता तक कमियां है नहीं तो पता उस पे चल पाई आप और ये कह आरोप रहे नहीं हैं लगा कि सकते। आने वाले सालों में हमारी सरकार होगी। हाँ, आने वाले सालों में आपकी सरकार जरूर बनेगी, लेकिन कब बनेगी ये कोई निश्चित नहीं है, ये कोई निश्चित नहीं है। 2050 के बाद बनेगी आपकी सरकार और तब तक भारत एक विकसित भारत बन जाएगा। मेरे यहाँ कुछ होता है, अरे भाई माननीय नेताजी ने स्पष्ट कहा है, वो नेता कामयाब नहीं होगा जो नेता अपने परिवार, अपने गली मोहल्ले, गांव, जिला, कथनी और करनी में कितना अंतर होता है? समाज उसके जरा बताइए, कथनी और करनी में कितना अंतर होता है? अगर आप समाज का विकास भला के नहीं कर आंकड़े सकते, आप गांव लेकर का, आइए, गांव का, मैं भी लेके मोहल्ले आता का हूं। अगर विकास नहीं कर सकते, पिछली सरकार में आप आपने नेता क्या बनने के विकास गुण किया नहीं और है। हमने क्या किया? आप नेता नहीं पिछले बन 9 सकते। साल में हमारे अगर उत्तर प्रदेश नेताजी की की इस बात को अर्थव्यवस्था 3 गुनी हो चुकी है। हिंदुस्तान का नेता ये समझ आंकड़ा जाता झुठला नहीं तो सकते निश्चित आप। तौर पर आज ये और परिस्थितियां नहीं आज के होती। समय में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा दंगा का प्रदेश था। इस बात को झुठला सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं झुठला सकते। और हमारे समय में उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो है, राज्य की जीडीपी, वो 3 गुना बढ़ी है। वो 13 लाख से 35 लाख तक के ऊपर हो चुकी है। और प्रति व्यक्ति आय 45,000 से 1,20,000 तक हो चुका है। बहुत आसान विकास की बात करिए, पेपर पर तो लाखों करोड़ के एमओयू हुए। आप हमें बता दीजिए वो एमओयू कहाँ गए? आपकी सरकार तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग चलाते थे भाई। आप लिखिए इस बात को और बताइए, जनता को बताइए ना कि लाखों करोड़ के एमओयू जो हुए थे, भारतीय जनता पार्टी बड़े डींगे मारती थी कि हजारों लाखों करोड़ के एमओयू हो गए कंपनियों के साथ, वो धरातल पे कहाँ है? अरे औरैया में जो हमने हमारी देश की जीडीपी में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है अपना। आपको मालूम है ये आंकड़ा मालूम है कैसे दे रहा है, किस तरह दे रहा है? देश की जीडीपी में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जो ये अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ये आपको पता नहीं है? आप
इन्वेस्टर समिति में जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसी की बात करेंगे और आप अनर्गल बातें इस इधर की उधर की करेंगे। आंकड़े उठाकर देखिए, आंकड़े उठाकर देखिए। ठीक है, अभी रुकना होगा, रुकना होगा। दुबे जी रुकिए, मैं जरा आगे चलता हूँ। राज भाई पास। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।